Hello everyone. Today we are going to discuss class 10th English book Footprints Without Feet, and the chapter is The Necklace. In this chapter we will discuss about a jewelry that is necklace. देखो ये जो हम लोग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ये स्टोरी वाइफ एंड हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करती है। वाइफ की क्या सोच होती है, हस्बैंड की क्या सोच होती है, और इससे जो हमें सीख मिलती है, हमें शिक्षा ये मिलती है कि हर व्यक्ति को अपनी एबिलिटी के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने लाइफ को सरवाइव करना चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए अपने आप को बेटर करने के लिए, बट जो चीज़ आपके लिए नहीं है उसको आप मेहनत से पाने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू बी शोई पर्सन, मीन्स अपने आप को दिखावे वाले व्यक्ति बनने की कोशिश मत करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आप देख रहे हो ये नेकलेस जो आपका चैप्टर है, क्लास 10th की एक इंग्लिश बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये सप्लीमेंट्री बुक है और इस सप्लीमेंट्री बुक का ये 7th चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग, मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। देखो एक लेडी है, उस लेडी का नाम क्या है, मटिल्डा, ठीक है। वो एक व्यक्ति होता है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क होता है, उसकी ये वाइफ होती है। तो उसे इनवाइट किया जाता है। देखो इज इनवाइटेड ये पैसिव वॉइस में है, चूँकि ये हेल्पिंग वर्ब इज है और बी थर्ड भी लगा है। अगर कभी हेल्पिंग वर्ब प्लस बी थर्ड कहीं किसी सेंटेंस में दिख जाएगा, देन यू शुड नो दैट दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा एक अच्छी पार्टी में इनवाइट की जाती है, आमंत्रित की जाती है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर ड्रेस होता है, बट नो ज्वेलरी, लेकिन उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं होती, कोई जेवरात नहीं होती है। सी बारोज उधार लेती है। और नेकलेस, देखो नेकलेस है क्या, पहले इस चीज़ को जान लो। नेकलेस मतलब हम समझें तो ये होता है चैन। नेकलेस की जो सिनोनिम होती है वो चैन होता है, ठीक है, जो हम गले में पहनते हैं। उसकी दूसरी भी मीनिंग होती है जिसे हम ड्रेन कहते हैं। चैन की दूसरी मीनिंग ड्रेन भी होता है। या और भी हम समझें तो द नेकलेस मीन्स अ पीस ऑफ ज्वेलरी दैट यू वियर अराउंड योर नेक। नेकलेस मतलब क्या होता है, नेकलेस मीन्स अ पीस ऑफ ज्वेलरी दैट यू वियर अराउंड योर नेक, दैट इज नेकलेस मीन्स चैन। तो क्या होता है, उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस तो होता है बट ज्वेलरी नहीं होती। सी बारोजा नेकलेस, वो क्या करती है, चैन को उधार लेती है फ्रॉम अ फ्रेंड, अपने मित्र से। एंड लॉसेस इट, और उसका वो जो अपने फ्रेंड से नेकलेस उधार ली थी वो खो जाता है। व्हाट हैपेंस देन, फिर होता क्या है, इस बात की हमें जानकारी करनी है। तो देखो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है और इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी हमें एक दिखावे वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। हमको अपने कैपेसिटी, अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी से आगे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि हमारे करियर के लिए नुकसान हो। तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज, अब देखो ये ज़रा देखो लिखा हुआ है कैपिटल एम फिर एम ई और ये लॉयजल, जिसका मतलब ये है कि जो ये वर्ड आप देख रहे हो ये फ्रेंच लैंग्वेज का है। कहाँ का है, फ्रेंच का। तो एम ई मतलब जो लिखा हुआ है इसका मतलब मैडम। तो मैडम का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है MADAME, मैडम का शॉर्ट फॉर्म कैपिटल M और फिर स्मॉल ME, और ये लॉयजल लिखा हुआ है। तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मैडम लॉयजल। अब यहाँ पे राइटर पूछता है कि मैडम लॉयजल किस प्रकार की व्यक्ति थी, औरत थी। व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा दुखी क्यों रहती थी। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड, और उनका पति किस प्रकार का व्यक्ति था। तो देखो एक फ्रेंच वर्ड है मैडम लॉयजल, ठीक है,
उनके बारे में यहाँ हमें जानने को मिलेगा, और उनके हस्बैंड जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलेगा। ठीक, तो अभी बात कहाँ तक समझ में आई? बात यह समझ में आई कि मैटिल्डा कौन है? मैडम लॉयजल है, जिनको एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है। उनके पास सुंदर ड्रेस तो होता है बट ज्वेलरी नहीं होता, तो वो क्या करती हैं, अपने किसी मित्र से वो ज्वेलरी उधार लेती हैं। और ज्वेलरी कौन है? नेकलेस है। नेकलेस क्या है? चैन। अब होता क्या है, वो नेकलेस पहन के जाती तो है पार्टी में, बट वो नेकलेस खो जाता है। और जब खोता है तो होता क्या है, मीन्स उस नेकलेस के खो जाने के बाद इनके करियर में क्या होता है ये हमें जानना है। और फिर हम जान पाएंगे कि ये मैडम लॉयजल कैसी थी, उनका हस्बैंड कैसा था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सी वाज वन ऑफ दोज प्रेटी। देखो सी जहाँ जहाँ आएगा मीन्स ये मैडम लॉयजल के लिए आया हुआ है। सी वाज वो थी, वन ऑफ दोज उन सारी औरतों में से जो सुंदर थी, यानी जितनी भी सुंदर औरतें थीं उन सारी औरतों में से वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी। यंग लेडीज, यंग लेडीज मीन्स जितनी भी नवयुवक औरतें थीं उन सारी नवयुवक औरतों में से वो एक थी, सुंदर औरतों में से एक थी। बार्न उनका जो जन्म हुआ था एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, उन्हें ऐसे लग रहा था मानो कि, एज इफ मानो कि, जैसा कि, थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। एरर ऑफ डेस्टिनी का मतलब ये होता है दुर्भाग्य से, ठीक है, जिसका भाग्य ना साथ दे। तो जैसा कि दुर्भाग्यवश बार्नमीस उनका जो जन्म हुआ था इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्लर्क्स परिवार में हुआ था। अब जरा ध्यान दो, क्लर्क परिवार में जन्म होना क्या दुर्भाग्य है? देखो ऐसा माना जाता है जो क्लर्क की सैलरी होती है, क्लर्क्स की जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है। आज के समय में हम देखें तो ठीक है, आदमी सरवाइव कर लेगा, बट एक कोई ऑफिसर रैंक का आदमी हो उसके कंपेयर में क्लर्क की जो सैलरी होती है बहुत कम होती है। पहले तो और बहुत कम हुआ करती थी। इसलिए इस क्लर्क की जो मीनिंग अगर हम देखें तो सेंसुअल मीनिंग क्या होगी? साधारण, सिंपल, यानी एक सिंपल परिवार में उसका जन्म हुआ था। अब ऐसा क्यों राइटर कहता है? राइटर इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि वो बहुत भी एम्बिशियस लेडी थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी जितनी भी यंग लेडीज़ थी, जितनी भी सुंदर लेडीज़, अगर उन सारे यंग लेडीज़ में बात करें तो ये सबसे अच्छी लेडी थी। और इनका जो जन्म हुआ था दुर्भाग्यवश क्लर्क परिवार में हो गया था। किसका? मैडम लॉयजल का। सी हैड नो डाउरी, उनके पास कोई दहेज नहीं था देने के लिए। दहेज मतलब अगर वो मान लो किसी अच्छे परिवार में जन्म ली होती तो वो ऐसा लोग मानते हैं कि भाई जितना हम दहेज देंगे उतना अच्छा हमें इसका रिश्ता मिलेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग की अपनी सोच है, बट ऐसा है कि लोग ये सोच रहे हैं यहाँ पे कि उसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। नो होप्स, कोई उम्मीद नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और उसका कोई मतलब नहीं था कि वो कभी एक सम्मानित व्यक्ति बन पाएगी, मीन्स वो समाज में उसको लोग जाने। देखो समाज में जानने के लिए लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे पास ढेर सारे पैसे हों, ढेर सारी लग्जरीज थिंग्स हों तो हम जाने जाएंगे समाज में। तो उसको ना दहेज था ना ऐसी उम्मीदें थी कि वो बिकमिंग नोन बन पाएगी, यानी समाज में एक जान पहचान उसका हो पाएगा, लव्ड, या कोई ऐसा उससे प्रेम करेगा, एंड मैरिड बाय अ मैन, या कोई ऐसा आदमी उससे शादी करेगा, आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, जो कि एक धनी आदमी हो। अब देखो ये बात आती है डिस्टिंग्विश्ड की मीनिंग क्या होती है? इसे हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट या सक्सेसफुल या रेस्पेक्टेबल। डिस्टिंग्विश मतलब इम्पॉर्टेंट, सक्सेसफुल या रेस्पेक्टेबल। तो ये मतलब ये है मैरिड बाय अ मैन, वो उसकी ये थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझसे शादी करेगा जो धनी होगा या विशेष उसका समाज में एक पहचान होगी। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश्ड की जो मीनिंग होती है इम्पॉर्टेंट, सक्सेसफुल एंड रेस्पेक्टेड बाय अदर पीपल। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब ये है, जिसे डिस्टिंग्विश्ड की जो मीनिंग होती है इम्पॉर्टेंट, सक्सेसफुल एंड रेस्पेक्टेड
बाय अदर पीपल। तो उससे ये भी उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति हम मुझसे ऐसे शादी करेगा जो बहुत ज़्यादा धनी होगा या सम्मानित होगा, ठीक है, या वो लोगों द्वारा बहुत ही पूजनीय होगा। एंड सी अलाउड हर सेल्फ, वो स्वयं को अनुमति दे देती है टू मैरी अ पेटी क्लर्क। अब देखो पेटी का मतलब ये है यहाँ पे सिंपल, एक साधारण क्लर्क से उसकी शादी हो जाती है। इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा डिपार्टमेंट में वो क्या है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में उसका हस्बैंड क्लर्क है, उससे उसकी शादी हो जाती है। जो पेटी का मीनिंग है यहाँ पे, पेटी मतलब सिंपल। बात कुछ आ रही समझ में। बट सी वाज अनहैप्पी। देखो उसकी शादी होती है, उसका जो हस्बैंड होता है बोर्ड ऑफ एजुकेशन की ऑफिस में क्लर्क होता है। पेटी क्लर्क एक सिंपल क्लर्क है, बट वो क्या है, दुखी है। सी सफ़र्ड इंसेसेंटली मतलब ये होता है निरंतर, कंटिन्यू। सी सफ़र्ड वो दुखी थी, इंसेसेंटली मतलब लगातार। फीलिंग हर सेल्फ बार्न, फीलिंग मीन्स वो अपने आप को ऐसा अनुभव कर रही थी। बार्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, देखो डेलिकेसीज का मतलब ये होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू डैमेज आ ब्रेक। इसका मतलब कोमलता, ठीक है, या नजाकता। इसकी दूसरी भी मीनिंग ये होती है डेलिकेसीज की, कठिन स्थिति जिसमें व्यक्ति जल्दी रुष्ट हो जाता है। ऐसी कठिन स्थिति जिसमें आदमी जल्दी ही रुष्ट हो जाता, नाराज हो जाता। तो देखो सीधी सी बात, व्यक्ति की लाइफ में तो हर सिचुएशन इक्वल नहीं होते। कभी अगर वो सिचुएशन आपके फेवर में है तो कभी वो अनफेवर में भी हो जाएगा, बट माइंड को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, सी सफ़र्ड इंसेसेंटली, वो लगातार पीड़ित थी। फीलिंग हर सेल्फ, उसका स्वयं का ये विचार था। बर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, जैसे कि उसका जहाँ पे जन्म हुआ है या उसकी पूरी ज़िंदगी में नजाकताएँ ही भरी हुई हैं एंड लग्जरीज। और शायद ऐसे लग रहा था कि उसको ज़िंदगी में वो जो लग्जरीज भौतिकता की चीज़ें होती हैं वो नहीं मिल पाएंगी। यानी सब मिला करके अगर हम देखें तो उसकी ये सोच थी, उसका सोच ये था कि वो निरंतर दुखी है और प्रत्येक तरह से, हर तरह से नजाकताओं और विलासिताओं के लिए ही जन्मी थी। इसकी ये सोच थी। बात आ रही समझ में। सी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, वो अपने घर की गरीबी से क्या थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, ठीक है, अपने घर की गरीबी से दुखी थी। आगे फिर वो क्या कहती है, द सैवी वाल्स, उसके घर की भद्दी दीवारें, जो दीवारें सुंदर नहीं दिख रही हैं। एंड द वर्न चेयर्स, उसके घर में टूटे फूटे कुर्सियां हैं, चेयर्स हैं, इन सारी चीज़ों से वो बहुत दुखी थी। ऑल दीज थिंग्स टार्चर्ड, ये सारी बातें उसको परेशान कर रही थी। एंड एंगर्ड हर, और जिससे वो बहुत ज़्यादा नाराज रहती थी। व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, व्हेन मीन्स जब, सी सीटेड वो बैठी, हर सेल्फ स्वयं खुद, फॉर डिनर रात्रि भोजन के लिए, अपोजिट हर हस्बैंड आमने सामने, जिसे अपोजिट में सामने सामने, एक सपोज करें दोनों के चेहरे आमने सामने हो उसे अपोजिट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो कि ये आप वेस्ट तरफ आप बैठे हो, ईस्ट वो बैठा है, या नॉर्थ आप बैठे हो तो साउथ वो बैठा है, एक दूसरे के अपोजिट, तो दोनों आमने सामने बैठते हैं। हु अनकवर्ड द ट्यूरिन विद अ डिलाइटेड एयर, अब उसका हस्बैंड क्या करता है, अनकवर्ड यानी किसी चीज़ पे कवर लगा हुआ, यानी किसी चीज़ ढका है तो उसको खोल देता है। द ट्यूरिन, ट्यूरिन क्या होता है, एक बड़ा सा गहरा बर्तन होता है जिसे हम लोग कटोरा भी कहते हैं, ठीक है, उसको वो खोलता है। यानी टेबल, देखो डाइनिंग टेबल पे लोग खाने वाली सारी चीज़ों को रखते हैं, फिर लोग खाना शुरू करते हैं, तो इस तरह से वो क्या करती है, हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द ट्यूरिन विद अ डिलाइटेड एयर सेइंग ओ द गुड पॉट पी। अब देखो यहाँ पे जो पॉट पी का मतलब ये है, जिसे हम एक तरह का डिश कहते हैं, मालपुए, ठीक है,
पॉट पी का मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ डिश दैट इज नोन एज मालपुए, खाट भी कहते हैं। तो जब वो खोलता है तो कहता है वाह कितना सुंदर डिश है ये, कितना अच्छा मालपुए हैं। अब देखो जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ये समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं कुछ तो आश्चर्य की बातें हो रही हैं। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, वो उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे जितने भी डिश हैं खाने वाली चीज़ों में इस समय, उसमें से सबसे अच्छा डिश मुझे क्या लग रहा है, पॉट पी लग रहा है, मतलब मालपुए लग रहे हैं। इनमें से और भी कुछ अच्छा मेरे लिए नहीं है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। अब देखो अब ये कहती है एलिगेंट मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव। एलिगेंट मीन्स अट्रैक्टिव। वो सोचती थी, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, यानी वो आकर्षक अच्छे भोजन के बारे में सोचती है। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, कि चांदी के चमकदार बर्तन हों, उसमें मेरे सारे भोजन हों। शी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फूड, यानी वो बहुत ही यूनिक फूड के बारे में सोचती है। सर्व्ड इन द मार्वेलस डिशेस, और इस तरह से सुंदर सुंदर हमारे पास खाने वाली चीज़ें हों, सुंदर सुंदर बर्तन हों, ठीक है, इस तरह से। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नार ज्वेल्स। अब यहाँ पे वो बताती है ना तो उसके पास फ्रॉक था, फ्रॉक मीन्स यहाँ पे समझो फ्रॉक का मतलब ये है जैसे लोग पार्टी वियर खरीदते हैं, तो उसके पास कोई पार्टी वियर नहीं था जिसे लहंगा कह सकते हैं और कुछ ऐसे। नार ज्वेल्स, ना ही उसके पास ज्वेलरी थी। नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो पहन के पार्टी में जा सके। शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और सिर्फ ये उन सारी चीज़ों को जैसे ज्वेलरी हो गई या पार्टी वियर हो गया, इन सारी चीज़ों को पसंद करती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसके पास एक धनी मित्र थी, यानी उसकी एक सहेली थी जो बहुत ज़्यादा धनी थी। आई स्कूल मेट एट कॉन्वेंट, जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, यानी पहले बहुत पुरानी उसकी दोस्त थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, और जिसके यहाँ वो जाना नहीं चाहती थी। कौन नहीं जाना चाहती थी, मैडम लॉयजल नहीं जाना चाहती थी। शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, यानी जब वो कभी मिलती थी उससे, अपनी दोस्त से, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी जब उसके घर से वापस आती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज, सारे दिन रोया करती थी। अब ज़रा देखो वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाती थी मैडम लॉयजल, और जब वो उसके घर से वापस लौटती थी तो दिन भर रोया करती थी। क्यों रोती थी, इसका रीज़न ये है कि उसकी जो सहेली थी वो क्या थी, रिच थी। अब ज़रा देखो रिच होने का मतलब ये है वो अब जितना भी था अपनी उन सारी चीज़ों से उसके पास सेटिस्फैक्शन था। बट ये जो हमारी मैडम लॉयजल हैं, इनको जितनी भी चीज़ें हैं उनसे इनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो इसलिए जब वो उसके घर से लौटती हैं तो कहती हैं अरे वो तो बहुत धनी है, उसके पास ये है, मेरे पास ये कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच के वो रोती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, फिर वो दुखी हो जाती थी, निराश हो जाती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड वेयरिंग। अब देखो एक बार की बात होती है, वन इवनिंग मीन्स शाम को, हर हस्बैंड रिटर्न, उनके जो पति देव थे वो वापस आते हैं। कहाँ से, अपनी ऑफिस से, क्योंकि बोर्ड ऑफ एजुकेशन की एक ऑफिस में वो क्लर्क होते हैं। तो एक शाम की बात होती है, वो अपने ऑफिस से वापस आते हैं। इलेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा वो उत्साहित थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, खुश थे, उत्साहित थे। वेयरिंग इन हिज हैंड आ लार्ज एनवेलप, अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए वो शाम को जब आते हैं अपने घर पे तो बहुत ज़्यादा इलेटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं। हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, वहाँ पे इतनी खुशी से कहते हैं अपनी वाइफ से, लो ये आपके लिए कुछ है, यानी कोई चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। हियर समथिंग फॉर यू, ये आपके लिए है। एनवेलप पकड़ाते हैं, कहते हैं ये आपके लिए है। अब फिर क्या होता है ज़रा आगे देखो। सी क्विकली ड्रीव आउट अ प्रिंटेड कार्ड, अब देखो वो कार्ड होता है, इनविटेशन लेटर होता है, तो उस पर कुछ लिखा गया होता है, प्रिंट किया हुआ होता है। ऑन व्हिच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, और जिस पे
यानी जो कार्ड मिलता है उस कार्ड पे ये सारे शब्द लिखे रहते हैं। शब्द क्या लिखे गए हैं ज़रा देखते हैं। यानी उसका हस्बैंड जो है जब अपनी वाइफ को, मैडम लॉयजल को ये कार्ड देता है, देखो, तो उस कार्ड पे ये लाइनें लिखी रहती हैं। और बड़ी खुशी से जब देखती, पकड़ती, खोलती है, द मिनिस्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। अब देखो जब वो खोलती है तो उसमें क्या लिखा रहता है, उस पे ये लिखा रहता है द मिनिस्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आप समझना, 1 मिनट के लिए आप समझोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि वो जो लड़की है, यानी वो जो मैडम है, वो किस तरह से अपनी सारी बातों को बहुत अलग तरीके से लेती है। ठीक है, तो ये बात अब यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे बात ये हो रही है, हाँ, तो देखो हम लोग बात ये कर रहे थे द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपोन्यू आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अब इस बात को समझो, ये जो इतनी लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन जो ये उसके हस्बैंड कार्ड लेकर के आते हैं उस पे ये लिखा गया। जैसे जब आप को कोई इनविटेशन लेटर देता है या कार्ड देता है, इनवाइट करता, तो उसमें भी कुछ लिखा रहता है। तो उस पे लिखा हुआ द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मतलब पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मंत्री। ठीक है, एंड मैडम जॉर्ज रामपोन्यू, और कौन, उनकी पत्नी। कौन, पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मंत्री और उनकी पत्नी, ये दोनों मिल करके क्या दे रहे हैं, एक कार्ड दे रहे हैं। उस पे लिखा गया है आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयजल्स कंपनी। उसमें लिखा गया है कि जो ये हस्बैंड हैं ये और उनकी वाइफ, कौन, मैडम लॉयजल, को बुलाया गया है। कब बुलाया गया है, मंडे इवनिंग, सोमवार को शाम को। और मंथ कौन सा है, जनवरी। डेट कौन सी है, 18 यानी 18 जनवरी को, जो कि सोमवार है, शाम को बुलाया गया है एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। कहाँ, मंत्री के आवास पे। यानी ये आमंत्रण आया हुआ है, क्या करने के लिए भाई, पार्टी है, पार्टी में भोजन करने के लिए। ठीक है, पार्टी अटेंड करने के लिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अब देखो इंस्टेड ऑफ के बजाय, यानी इस लेडी को तो खुश हो जाना चाहिए, बट वो खुश होने के बजाय एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसका पति उम्मीद किया था। भाई देखो मुझे क्या मिला हुआ है, इनविटेशन लेटर मिला हुआ, कार्ड मिला हुआ है। जैसे मैं अपनी वाइफ को दिखाऊंगा तैसे ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और फिर हम लोग क्या करेंगे, पार्टी का एंजॉय करेंगे। सी थ्रू द इनविटेशन, वो क्या की, सी मीन्स वो, थ्रू फेंक दी, इनविटेशन मीन्स उस आमंत्रण पत्र को, स्पाइटफुली बहुत घृणा के साथ, ईर्ष्या के साथ, अपॉन द टेबल, उस मेज पे। मरमरिंग, वो मरमरिंग मतलब कुछ बड़बड़ाना, कुछ कहना, दैट इज नॉट क्लियर। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। अब उसका हस्बैंड पूछता है भाई तुम्हें हुआ क्या, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या सोच रही हो, आई वांट विद दैट, मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्यों आपने लेटर को फेंका, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, क्यों तुम गुस्से में पड़ जा रही हो। बट माई डेयरी, यानी यहाँ पे वो पूछता है, बट मीन्स पर, माई डेयरी मीन्स मेरी प्रिय, अपनी वाइफ को कहता है, आई थाट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने तो इनविटेशन लेटर जो हमें मिला इससे तो तुम्हें खुश होना चाहिए। यू नेवर गो आउट, कभी तुम बाहर नहीं जाने को पाती हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये तो एक अवसर है कि तुम बाहर चल पाओगी मेरे साथ, बाहर आप निकल पाओगी, एंड अ फाइन वन, ये तो एक सुंदर मौका आपके लिए, फिर आप नाराज क्यों हो रही हो। एवरीबडी विशेस वन, हर किसी की इच्छा होती है कि हम बाहर निकलें, पार्टी अटेंड करें। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और उन सारी चीज़ों में से ये एक आपके पास अवसर मिला हुआ है। ठीक है, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो रही है, आपको मौका मिला हुआ है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए, आपको पार्टी अटेंड करने का मौका मिला हुआ है। ठीक है,
फिर ये आगे फिर बताता है एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज। ऐसा मौका बहुत सारे कर्मचारियों को नहीं मिलता है, यानी ये जो मौका हमें मिला हुआ है ये मिनिस्टर के रेजिडेंस पे पार्टी में अटेंड करने के लिए, ये हर किसी एम्प्लॉय को मौका नहीं मिलता है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। वहाँ पे आपको ऑफिस के सारे लोग मिलेंगे, उनसे आप मिल सकती हो। शी लुक्ड एट हिम। अब उसकी पत्नी उस पर देखती है विद एन इरिटेटेड आई, बहुत गुस्से से, बहुत चिड़चिड़ी आँखों से। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बड़े अधैर्य के साथ कहती है व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या सोचते हो, आई हैव टू बियर टू सच अ थिंग एज दैट, मुझे ऐसी पार्टी में जाने के लिए मेरे पास पार्टी बियर है ये नहीं है, मैं क्या पहनूंगी, कैसे जाऊंगे। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि ऐसी पार्टी में जाने के लिए मेरे पास पार्टी बियर नहीं, हम कैसे जाएंगे। ही स्टैमर्ड, वो थोड़ा हकला के बोलता है द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों जब हम थिएटर में जाया करते थे तो थिएटर में जाने के लिए आपके पास तो ड्रेस हुआ करते थे, जो ड्रेस आप थिएटर जाते समय पहनती थी वही ड्रेस आप पहन सकती हो। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, वो हस्बैंड कहता भाई वो ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छा लगता, फिर आप वो ड्रेस पहन के क्यों नहीं जा सकती। ही वॉज साइलेंट, वो शांत हो जाता है। स्टूपीफाइड इन डिसमे, यानी वो दुखी हो जाता है, ठीक है, और स्टूफाइड हो जाता है ना, एकदम मतलब मूर्ख सा जैसे बन जाता है वो, ठीक है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जब वो देखता है कि उसकी पत्नी रो रही है। ही स्टैमर्ड व्हाट इज द मैटर, फिर वो बेचारा बहुत रुक रुक के हकला के बोलता बात क्या है, व्हाट इज द मैटर, बताओ तो बात क्या है। बाय अ वायलेंट एफर्ट, अब वो बहुत तेज़ी से जोरदार प्रयास, वायलेंट एफर्ट में जोरदार प्रयास के साथ, शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन, वो किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वायलेंट एफर्ट, शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और शांत आवाज़ में जवाब देती है। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने भीगे हुए गाल को पोंछते हुए, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कांट गो टू दिस अफेयर, इसलिए मैं उस पार्टी में नहीं जा सकती। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स किसी चीज़ का रीज़न देते हुए, भाई मेरे पास कपड़े नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर नहीं सकती, परिणाम स्वरूप। गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग, कह रही है जाओ तुम अपने किसी दूसरे साथी को दे दो, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन मी, जिसकी पत्नी मुझसे अच्छी हो, मुझसे सुंदर हो, मुझसे ज़्यादा उसके पास कपड़े गहने ये सब, यानी उस पार्टी में जो जाने लायक हो आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति की पत्नी, उसको ले जाके तुम दे दो। ये मीन्स ये स्टेटमेंट वो गुस्से से कह रही है। ही वाज ग्रेव्ड, वो बेचारा दुखी हो जाता है। बट आंसर्ड, वो जवाब देता है लेट अस सी मटिल्डा, कहता ठीक है मटिल्डा एक काम करो आप, हाउ मच वुड अ सुटेबल कस्ट्यूम कास्ट, एक उपयुक्त यानी एक अच्छा कपड़ा ड्रेस ले कितने में आ जाएगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, ऐसा कपड़ा लो जो हर अवसर पे या दूसरे अवसर पे भी आप पहन सको। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ थोड़ा साधारण कपड़ा ले लो। फिर क्या करते हैं हम, शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम दैट, अब देखो शी रिफ्लेक्टेड, अब वो क्या करती है, विचार करती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, कुछ सेकेंड तक विचार करती है। थिंकिंग ऑफ अ सम, उस धनराशि के बारे में सोचती है। दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंकिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। अब वो क्या सोचती है, वो सोचती ये है कि वो बहुत परेशान थी, लेकिन वो कुछ सेकंड तक विचार किया और उस मूल्य के बारे में जो वो कह सके जिससे एक मितव्ययी भयभीत क्लर्क मना ना कर सके। देखो वो समझ रही है कि उसका जो हस्बैंड है इकोनॉमिकल क्लर्क है,
फ्राइटेंड, डरा हुआ है, तो उस धनराशि के बारे में सोचती है। थिंकिंग ऑफ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, कि देखो हम इतना पैसा उससे मांगेंगे जिससे मेरा हस्बैंड मना ना कर पाए, कहीं ऐसा ना हम इतना ज़्यादा मांग लें कि उसका हस्बैंड मना कर दे, ऐसा सोच रही है वो। तो उस धनराशि के बारे में सोच रही है जिससे वो इजीली अपने हस्बैंड से पा सके। फाइनली शी सेड, उस अंत में उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग यानी हिचकिचाहट की आवाज़ में, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कारण मैं एकदम एग्जैक्ट अमाउंट बता नहीं पाऊंगी, बट इट सेम टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आर टू कवर इट, कह रही है 400 फ्रैंक लग जाएंगे, जैसा कि मुझे जिस तरह का मैं सिंपल पार्टी वियर ड्रेस लेना चाह रही हूँ उसको लेने के लिए हमारे पास कितने 400 फ्रैंक्स चाहिए। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, अब वो बेचारा क्या हो जाता है, जैसे वो सुनता है 400 पाउंड, कुछ पीला पड़ जाता है वो। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन, क्यों, चूँकि उसने एक गन खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए बेचारा किसी तरह बचाया था। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, चूँकि कुछ लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं उस गन से, तो सोचा हम गन खरीद लेंगे तो उस गन से हम भी उस हंटिंग पार्टी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। द नेक्स्ट समर, कब का प्लान बना रहा है, अगली गर्मी, आने वाली गर्मी में हम क्या करेंगे, हंटिंग का काम करेंगे। उसके लिए मुझे गन चाहिए और गन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उसी के लिए वो बचाया के रखा था। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, और संडे को कहाँ जाते थे, वो शूटिंग पे जाते थे उसके कुछ फ्रेंड। नेवरथलेस, तथापि तो भी ही आंसर्ड, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक, फिर भी बेचारा कहता है कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, अगर तुम 400 में अपना ड्रेस खरीद पाती हो मैं दे दूंगा आपको 400, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, बट हाँ कोशिश करना कि जो तुम पोशाक खरीदना, ड्रेस खरीदना, वो अच्छा पोशाक हो। तो देखो हम लोगों ने आज यहाँ तक पढ़ लिया, चूँकि चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।